प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जिससे कि यात्रा समय 11 से 12 घंटे से घटकर लगभग अब 6 घंटे रह जाएगा। इस दौरान पीएम ने एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने की भी घोषणा की। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे के किनारे पौधारोपण किया और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल निरीक्षण भी किया। तो वहीं जनसभा में प्रधानमंत्री ने विकास, महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। तो देखिए, मेरठ से अब प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे की रह जाएगी, यानी कि सीधा सीधा ये सफर अब आधा हो जाएगा। जहां 11 से 12 घंटे लगते थे, तो अब 6 घंटे में ही सफर तय हो जाया करेगा लोगों का। यूपी के सबसे लंबे 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की अब शुरुआत हो गई है और इससे देखिए लोगों का सफर आसान होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर भीतर बनकर तैयार हो गया है। हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन। ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड। ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं आज भारत के उज्जवल भविष्य का जयघोष कर रही है। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार। पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग हुई समाप्त। अलग अलग एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल जारी किए हैं। कई सर्वे में बीजेपी को बढ़त और बहुमत के संकेत मिले हैं। प्रजा पोल में बीजेपी के 178 से 208 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं टीएमसी को 85 से 110 सीटें जो हैं मिल सकती हैं। एग्जिट पोल ये जो जारी हुए हैं, मैट्राइज सर्वे ने बीजेपी को 146 से 161 सीटें जो हैं दी हैं। वहीं टीएमसी को 125 से 140 सीटों का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, चाणक्य स्ट्रेटजी के सर्वे में बीजेपी को 150 से लेकर 160 सीटें मिलने का अनुमान जो है जताया गया है। वहीं अगर टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, ये अनुमान जताया गया है। अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, बीजेपी बढ़त में दिखाई गई है। अन्य दलों को सीमित सीटों का ही अनुमान जो है
एजेंसियों की तरफ से अनुमान जताया गया है। तो पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग समाप्त हो गई है और अब अलग अलग एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल को लेकर जारी किए हैं। कई सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बहुमत के संकेत हैं। प्रजा पोल में बीजेपी को 178 से 208 सीटों का अनुमान है। टीएमसी को 85 से 110 सीटें मिलती हुई इस एग्जिट पोल के अनुसार नजर आ रही हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा है कि राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके तहत 1 मई से लेकर 15 मई तक 2026 तक नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे, जबकि 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में जनगणना कर्मियों को सही जानकारी देकर सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन करते हुए पूरी सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। वहीं सीएम ने कहा कि आपके द्वारा दी गई सही सूचना भविष्य में विकसित राजस्थान और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देशवासियों नमस्कार। भारत की जनगणना 2027 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। ये वो आधार है जिस पर शासन की परियोजनाएं, संसाधनों का वितरण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित होती है। राजस्थान राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की सूची बनाने का काम एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर किया जाएगा। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई 2026 के मध्य नागरिकों को स्वयं गणना का अवसर भी मिलेगा, जिससे प्रत्येक नागरिक सीधे इस राष्ट्रीय दायित्व का सहभागी बन सकेगा। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनगणना कार्मिक लंबी दूरियां तय करके आपके भविष्य के कल्याण के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे। हमारा प्रदेश अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जाना जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनगणना कर्मियों को पूरी और सही जानकारी देकर इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। जनगणना के कार्य में सहयोग देना, जैसे भवनों व मकानों पर जनगणना क्रमांक अंकित करने देना, इसी के साथ मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नों के सत्य, पूर्ण और स्पष्ट उत्तर देना विधि द्वारा निर्धारित दायित्व है, किंतु मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे केवल कानूनी बाध्यता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के अवसर के रूप में अपनाएं। आपसे आग्रह है कि मकान और परिवार से संबंधित सटीक, सत्य और पूर्ण जानकारी प्रदान कर आप इस महान राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दें। आज आपके द्वारा दी गई सूचना कल के राजस्थान और भारत के सपनों को साकार करेगी। आइए हम सब मिलकर जनगणना 2027 को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राम राम। प्रिय चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। 12 के अटरू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर पालिका कनिष्ठ सहायक अजय सिंह गिरफ्तार किया गया है। ई मित्र संचालक पवन गुर्जर भी धर दबोचा गया। दोनों को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एएसपी प्रेरणा शेखावत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी ओम प्रकाश मीणा के सुपरविजन में ये पूरा ऑपरेशन चला। डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का अभियान लगातार जारी है और देखिए इसी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और इसी कड़ी में एक और ये बड़ी कार्रवाई 12 के अटरू में देखने को मिली है। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक्शन एसीबी का।
कोटा जिले के इटावा से बड़ी खबर, जहां पर खातूली थाना क्षेत्र के घाटोद गांव के पास चंबल नदी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक चरवाहे को मगरमच्छ नदी के गहरे पानी में खींच ले गया। जानकारी के अनुसार मुरलीधर गुर्जर अपने बेटों के साथ भेड़ों को चराने गया हुआ था कि तभी नदी किनारे पहले से ही मौजूद मगरमच्छ ने अचानक से हमला कर दिया और उसे जबड़े में दबाकर पानी में खींच ले गया। घटना में उसका बेटा भी घायल हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 500 मीटर दूर शव बरामद किया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं गांव में मातम का माहौल है। तो पुलिस और ग्रामीणों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इटावा में चंबल नदी किनारे मगरमच्छ का हमला। कोटा के इटावा से खबर आपको बता रहे हैं। भेड़ों को पानी पिलाने गए चरवाहे को खींच ले गया मगरमच्छ। रेस्क्यू के बाद शव मिला है, जिसके बाद से गांव में देखिए दहशत का माहौल भी है और मातम भी छाया हुआ है। जयपुर में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शिक्षा संकुल में पीएम श्री विद्यालय योजना की समीक्षा की। तो वहीं बैठक में प्रदेश के 649 पीएम श्री विद्यालयों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो विद्यालय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिस पूरे राज्य में लागू की जाए, ताकि अन्य स्कूलों को भी लाभ मिल सके। इसके लिए संस्था प्रधानों के साथ वेबिनार आयोजित करने की बात कही गई है। इस बैठक में स्कूलों में आईसीटी लैब और साइंस लैब को और सुदृढ़ करने और हर विद्यालय में साइंस क्लब स्थापित करने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया, जिससे कि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिल सकें। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में विद्या भारती राजस्थान द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आयोजन में शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना रहा। तो वहीं समारोह में शिक्षा, संस्कार, प्रतिभा के समन्वय का संदेश भी प्रमुखता से दिया गया। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर, पुलिस निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक बने अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। जी हां, 52 उप पुलिस अधीक्षकों को नई तैनाती दी गई है। पदोन्नति के बाद पहली नियुक्ति सूची जारी की गई है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जारी किए हैं आदेश। पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 52 उप पुलिस अधीक्षकों को नई तैनाती दी गई है। पदोन्नति के बाद पहली नियुक्ति सूची भी जारी कर दी गई है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जो है ये आदेश जारी किए हैं। नई पोस्टिंग, नई जिम्मेदारियां, नई तैनाती की गई, इसकी सूची ये जारी की गई है। पदोन्नति के बाद पहली नियुक्ति सूची जारी की गई है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए। जयपुर से खबर, जहां सिंधी कैंप थाना पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और संवेदनशीलता का शानदार उदाहरण पेश किया है। एक युवक का बस में छूटा मोबाइल फोन न सिर्फ ट्रैक किया गया, बल्कि उसे सुरक्षित ढूंढकर वापस भी सौंप दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की तत्परता ने एक बार फिर से जनता का भरोसा मजबूत किया है। हनुमानगढ़ जिले में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त मूड में नजर आ रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस एमएम दिनेश ने दौरे के दूसरे दिन पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नशा तस्करों की संपत्तियों पर कार्रवाई, अपराधियों का डेटा बैंक तैयार करने और लंबित मामलों के जल्द ही खुलासे पर जोर दिया है। नशा सबसे बड़ी चैलेंज, उसमें कार्य योजना बनाई है हमने। इसमें थाना लेवल पे
और एसपी साहब के लेवल पे, सर्कल लेवल पे क्या काम होगा, किस तरह से लिस्ट करेंगे, इनके सिर्फ केसेस बनाना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी का पीछा करना, प्लस उनके जो केसों का पीछा करना, और इस तरह से हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। एसपी साहब भी पूरा इसमें काम कर भी रहे हैं और उसमें और बेटर करेंगे। इसके अलावा जो गैंग्स जालौर के आहोर से खबर, NH 325 हाईवे पर वेदाना के पास दो लग्जरी कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में रामसीन निवासी वस्तिमल रावल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हनुमानगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। जिले के भादरा थाना अधिकारी को हटाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ATS MN दिनेश के दौरे के दौरान बार संघ अध्यक्षों ने गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। तो वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि भादरा थाना अधिकारी हनुमाना राम विश्नोई का व्यवहार न केवल वकीलों बल्कि आम नागरिकों के साथ भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। में वकीलों के साथ किसी मामले में जाते हैं, वकीलों को व्यक्तिगत जाति ऐशबाजी व्यवहार करते हैं। मैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की रहा हूँ, मेरे साथ भी किया, हमने इसकी पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी दिए, IG साहब से भी मिले, और उसके बाद में इनसे जब भी मिलने जाते हैं वकील कोई बात फरियादी लेके जाता है तो होता है। यहाँ तक भी पिछले दिनों चिड़िया गांधी में गोली चली, जिला अधिकारी वहाँ पहुँच गए 9 बजे। करौली जिले के हिंडौन सिटी में वर्ष 2012 की सड़क दुर्घटना के पीड़ित को आखिरकार न्यायालय के आदेश पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान मिला। ADJ कोर्ट क्रमांक 1 की न्यायाधीश अंबिका सोनी के निर्देश पर नाजिर हितेश गोयल बुधवार को PNB बैंक पहुंचे, जहां पर राजस्थान रोडवेज के खाते पर कुर्की कार्रवाई की गई। बैंक ने न्यायालय आदेश की पालना करते हुए 6,10,671 रुपए की DD जारी की। मामला उस दुर्घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था। पहले 5.85 लाख का अवार्ड दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट में अपील के बाद बढ़ाकर 8.75 लाख किया गया। इस कार्रवाई से परिवादी ने संतोष जताया है। हिंडौन सिटी का अंबिका सोनी जी ने रोडवेज जो है हिंडौन सिटी उसके खाते को पूर्ण करने के आदेश प्रदान किए, जिसके तहत मैं आज पंजाब नेशनल बैंक हिंडौन सिटी में शाखा प्रबंधक श्री धन सिंह जी के पास उपस्थित हुआ और इनसे मैंने PNB बैंक में जो रोडवेज बस का खाता, रोडवेज डिपो का जो खाता है हिंडौन सिटी में, उसको पूर्ण कर हमारी जो मूल राशि जो बढ़ी हुई है 2,90,060 प्लस ब्याज 3,20,611 कुल राशि। बारां जिले के अंता में मानवीय संवेदना का एक उदाहरण सामने आया, जहां चलती रोडवेज बस में अचानक 11 माह की बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे इलाज के लिए कोटा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हालत गंभीर होने पर बस चालक ने तत्परता दिखाते हुए बस को सीधे अंतर अस्पताल पहुंचा दिया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बच्ची के दिल में छेद था और उसका इलाज भी चल रहा था। घटना के बाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए शव को शाहबाद तक पहुंचाने की व्यवस्था भारत विकास परिषद द्वारा की जा रही है। बीमार थे, उसके दिल में छेद था, कोटा 4 दिन भर्ती रही, 4-5 दिन बाना रही। 12 से उन्होंने मना कर दिया इसको कोटा ले, बोले बस से चले जाने दो, बस से जा रहे थे। यहाँ पे अंता बाईपास पे आगे खत्म हो गई, मतलब पसीना आने लगा, मुँह से आने लगी पलट। तो यहाँ पे वो बस वाले इंजक छोड़ गया हॉस्पिटल। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के 2 नदी मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार छैला खेरवाड़ा निवासी बंशीलाल, जो डूंगरपुर में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा के लिए किताब लेने अपने घर पर जा रहा था और इसी दौरान 2 बाइक सवार 6 से अधिक बदमाशों ने चलती हुई बाइक पर पीछे से हमला कर दिया।
हमले में युवक घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है और पुलिस को अभी तक इस मामले में लिखित रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है। क्रॉसिंग पे जिस पर सामने से गाड़ी आ रहे थे, उन्होंने सीधा मेरे पीठ पीछे बात थे क्रॉसिंग होते ही, और उसके बाद में मेरी गाड़ी गिर गई। गिरने के बाद में उन लोगों ने फिर बाहर करने की कोशिश की, और मैं रोड से क्रॉसिंग होकर इधर आ गया और मेरे फ्रेंड को उसने 6 लोग थे टोटल।